मैं उसे पहचान नहीं पाया। तब नितंबों तक लहराते घने काले बाल थे उसके। बालों को वह खुला रखती जो उसकी पीठ पर छाए रहते, नपे तुले लेकिन तेज कदमों से जब वो चलती तब साड़ी पर अटखेलियां करते उसके बाल उसके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाते थे। 5 फुट 3 इंच की लंबाई, सूता हुआ गोरा सुघड़ चेहरा, नुकीली नाक, चमत्कार तेज हिरडी सी आंखें, ऊंचा ललाट और उस पर बालों का विताशे। कोई भी उसे एक बार देखने के बाद दोबारा देखना चाहता। पहली बार जब मैं मिला उसे बार बार देखने की उत्सुकता रोक नहीं पाया। वो भी इस ओर सचेत थी और शायद आनंदित भी कि उस पर कितने लोगों की नजरें टिकी हुई थी। वो क्लर्क थी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसे हमारे कार्यालय में नियुक्त किया था। छोटा सा दफ्तर, केवल 8 लोग, जिनमें एक डिप्टी लाइब्रेरियन, एक सेक्शन ऑफिसर, एक कैशियर, एक क्लर्क और शेष हम 4 सहायक, जो लाइब्रेरी की प्रशासनिक व्यवस्था देखते ही। डिप्टी लाइब्रेरियन आनंद मोहन का कमरा हमारे हॉल के साथ था। ये एक छोटा हॉल था जिसमें सेक्शन ऑफिसर सहित हम 7 लोग बैठते थे। दीवारों के साथ 5 अलमारियां रखी हुई थी, जिनके कारण हॉल का बड़ा भाग घिरा हुआ था। सेक्शन ऑफिसर स्वामीनाथन की कुर्सी मेज का रुख डिप्टी लाइब्रेरियन के कमरे की ओर था, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर, जबकि हम शेष 6 का रुख हॉल के मुख्य द्वार की ओर था, जो पश्चिम में था। हॉल के बाद एक बड़ी सी लॉबी थी। लॉबी की दूसरे लाइब्रेरियन में महेंद्र प्रकाश का चैम्बर था, जिसका दरवाजा ठीक हॉल के दरवाजे के सामने था। हॉल का दरवाजा सदैव खुला रहता था। दरवाजा प्रकाश के चैम्बर का भी पूरे समय खुला रहता, लेकिन उस पर एक ऐसा पर्दा डाला गया था जिससे प्रकाश तो हॉल की समस्त गतिविधियों का जायजा लेते रहते, लेकिन हॉल के लोग पर्दे के उस पार प्रकाश की झलक तक नहीं देख पाते थे। प्रकाश ठीक दरवाजे के सामने बड़ी सी मेज पर बैठते थे और जब भी कोई कर्मचारी या चपरासी पर्दा हटाकर अंदर प्रवेश करता, तभी हॉल के लोगों को प्रकाश की आधी अधूरी छवि या मेज का एक कोना या मेज के सामने रखे रैक पर सजी पुस्तकों की झलक मिल जाती थी। स्वामीनाथन ने उसे प्रवेश द्वार में ठीक सामने की उस मेज पर हम सबसे आगे बैठा दिया था, जिस पर केवल मखीजा बैठता था। मखीजा हेड क्लर्क होकर फिजिक्स विभाग में स्थानांतरित हो गया था। ये उसका पहला दिन था। मेज पर रखे खटारा रेमिंगटन टाइपराइटर पर बैठते ही उसने अपनी उंगलियां उस पर आजमाई थी। जब उसने सधे हाथों धीरे धीरे किट किट की आवाज की तो हम सभी की आंखें उस ओर उठ गई थी। पतली, लंबी, सीधी, सुंदर और कोमल उसकी उंगलियों को मैं देर तक निहारता रहा था, जो एक एक शब्द पर यूं पड़ रही थी मानो कोई अनाड़ी शैकियन चला रहा हो। तभी लंबे डग भरता स्वामीनाथन लाइब्रेरियन के कमरे में प्रकट हुआ था। उसे देखते ही उसने कहा था, सर, इस टाइपराइटर पर काम करना बहुत मुश्किल होगा। वॉट हाथ में पकड़ी फाइल को मेज पर रखते हुए स्वामीनाथन बोला था, जी सर, ओके। क्षण भर तक स्वामीनाथन झुककर फाइल पर कुछ लिखता रहा, फिर बोला, हाँ, आपका मुलाकात डिप्टी पर से हो गया। नहीं सर, वो अपना छोटा सा पर्स झुलाती उठ गई हुई। ओके स्वामी। नाथन ने फाइल से कोई पेपर निकाला और चलिए कहता हुआ डिप्टी लाइब्रेरियन आनंद मोहन के कमरे की ओर बढ़ा। वो स्वामीनाथन के पीछे डिप्टी के कमरे में चली गई। वहां से कुछ देर बाद निकलकर स्वामीनाथन उसे महेंद्र प्रकाश से मिलवाने से ले गया। आराधना, जी हाँ, उसका नाम आराधना सक्सेना था, के ज्वाइन करके दूसरे दिन हॉल में हम लोगों के बैठने की व्यवस्था बदल दी गई थी। पहले हमारी मेजों की 2 कतारें थी और एक दूसरे के पीछे बैठते थे। हमारे रुख हॉल के दरवाजे की ओर होते थे, लेकिन अब हम 5 की मेजों को आमने सामने रख दिया गया था। हमारे चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे। स्वामीनाथन और आराधना की सीटों की व्यवस्था पहले जैसी ही थी, अर्थात स्वामीनाथन का रुख डिप्टी के दरवाजे की ओर था, जबकि आराधना का रुख हॉल के दरवाजे की ओर। सप्ताह बीतते न बीतते तो परिवर्तन देखने को मिले। आराधना की मेज पर नया टाइपराइटर आ गया था। दूसरा परिवर्तन चौंकाने वाला था। महेंद्र प्रकाश के चैम्बर के दरवाजे का पर्दा खुला रहने लगा था। अब हम पर वो सीधी नजरें रख रहा था। स्वामीनाथन की सीटें दरवाजे की ओट में थी और वो उसकी नजरों से बचा रहता था।
महेंद्र प्रकाश के चैम्बर के दरवाजे से पर्दा हटवा देने के विषय में हम चर्चा करने लगे थे कि उसने हम पर नजरें रखने के लिए ऐसा किया होगा। महेंद्र प्रकाश यहाँ लाइब्रेरियन बनकर आने से पूर्व आगरा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में प्रोफेसर था। यहाँ आने के बाद प्रारंभिक कुछ समय तक हम उसकी शक्ल देखने भी तरसते थे, बावजूद इसके कि हम सीधे उसके सदीन थे। तब हमारे हॉल का दरवाजा भी बंद रहता था और प्रकाश के चैम्बर का भी। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलती गईं। नए लाइब्रेरियन का भय जाता रहा और हमारे हॉल का दरवाजा खुला रहने लगा। लेकिन महेंद्र प्रकाश का तब भी बंद रहता था। दरवाजे पर एक चपरासी तैनात रहता था जो किसी के अंदर जाते ही लाल बत्ती जला दिया करता था और बाहर निकलते ही हरी कर देता। लेकिन कभी कभी कोई अंदर ना भी होता तब भी बत्ती लाल होती। तब हम लोग अनुमान लगाते कि प्रकाश आराम कर रहे होंगे। चैम्बर की बत्ती लाल हो या हरी, पीए को दरवाजा नॉक करने की जाना होता। हम प्रायः पीए को चैम्बर के दरवाजे पर नोटबुक थामे खड़ी देखते। वो लगभग 40 वर्षीय, दुबली पतली, चपटे गालों वाली एक सूखी सी महिला थी, जिसके चेहरे पर हर समय परेशानी झलकती रहती थी। कुछ समय पश्चात विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोफेसर के पास से चपरासी हटा लिया था। उसके कुछ दिनों बाद चैम्बर का दरवाजा खुला रहने लगा था, लेकिन उस पर पर्दा अवश्य लटके रहते थे, जिन्हें सुबह आते ही स्वामीनाथन चुस्त दुरुस्त किया करता था। अब वो पर्दा दरवाजे पर सिकुड़े हुए टंगे रहने लगे थे। आराधना को मैं पहचान नहीं पाया। उसका सौंदर्य व्यतीत की बात हो चुकी थी। पत्र विहीन पुराने दरख्त की भांति वो मेरे सामने थी। आंखों के नीचे गहरे नीले धब्बे, सूखा सिकुड़ा चेहरा, पिचका शरीर, धूसर सिमी छोटे बाल। मैं कैसे पहचान सकता था? कभी विश्वविद्यालय कर्मचारियों में अपने सौंदर्य के लिए चर्चित रही कोई युवती 52 वसंत में इतना ढल गल जाएगी, असोचनीय था। तब वो कैसे भी बदरंग साड़ी पहनती। वो सदैव साड़ी में ही दफ्तर आती थी और नई और महंगी साड़ियाँ ही पहनती थी। उसके बदन पर निखर उठती। लेकिन उस दिन महंगी और सुंदर साड़ी ये लग रही थी मानो किसी सूखे पेड़ पर उसे लटका दिया गया था। जब उसने लाइब्रेरी में ज्वाइन किया था, कर्मचारी किसी न किसी बहाने हमारे यहाँ आने लगे थे। युवाओं से लेकर प्रौढ़ तक। कुछ युवा तो जो प्राय विलंब से दफ्तर आते थे, तब आराधना से पहले आने लगे थे और केवल उसकी एक झलक पाने, 2 शब्द बतिया लेने, कुछ नहीं तो अपने गुड मॉर्निंग का जवाब सुनने के लिए लाइब्रेरी के गेट पर बेकली से उसके आने का इंतजार करने लगे थे। गुलशन कुमार भी उस समय गेट के बाहर होता। उम्र लगभग 32, सामान्य कद काठी का गुलशन प्रोफेशनल असिस्टेंट था। वो लाइब्रेरी साइंस में मास्टर था, पीएचडी करना चाहता था और उसने ये निर्णय लिया कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने के बाद ही शादी करेगा। लेकिन प्रशासन पदोन्नति टालता जा रहा था और जब आराधना को देख उसे अपना संकल्प टूटता दिखाई दे रहा था, वो उसके विषय में गंभीरता से सोचने लगा था। लेकिन वो दूसरे युवाओं से अलग हटकर खड़ा होता और आराधना को आता देख उसकी ओर धीरे धीरे चल पड़ता और निकट पहुंचकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कर बस स्टैंड की ओर चला जाता और पेड़ के नीचे हरे राम की दुकान के चाय पीकर लौटता। तब तक आराधना की प्रतीक्षा में खड़े दूसरे युवा कर्मचारी कर चुके होते थे। गुलशन दिन में 1-2 बार हमारे यहाँ किसी न किसी बहाने आने लगा था। आते ही वो आराधना से मुस्कुराकर हेलो करता, फिर हम में से किसी पास बैठ जाता और 5-10 मिनट इधर उधर की बातें करता रहता। दूसरे लोग आते, लेकिन वो केवल ताक झाँक कर चले जाया करते थे। एक दिन स्वामीनाथन ने हम लोगों से पूछा, ये गुलशन साहब डेली यहाँ क्या करने आता है? पता नहीं साहब, हम में से एक बोला। पता करना मांगता, आखिर ये एडमिन सेक्शन है, बड़ा साहब को पता चलेगा तो। स्वामीनाथन आगे कुछ कहता उससे पहले ही तुम्हारी सहयोगी महेश कुमार बोला, सर बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? बुरा क्या कहना मांगता? स्वामीनाथन बोला, सर आप नहीं, मैडम बुरा ना माने। मैडम ओ स्वामीनाथन को समझ आया। वो आराधना की ओर देखने लगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आराधना बोली। सुनिए सर, महेश बोला, गुलशन साहब मैडम की ही बिरादरी के हैं और अभी तक हैं बैचलर हैं सर। सो वॉट? आराधना चौकी। आपका मतलब? मैंने कहा था ना कि मैडम बुरा मान जाएगी। मेरा मतलब। महेश ने बात संभालने की कोशिश की। महेश जी, मैं बुरा नहीं मानी, क्योंकि मैं आपकी बात समझी ही नहीं, इसमें समझना क्या? आराधना जी, जहाँ तक मैंने समझा है वो आपसे शादी का प्रस्ताव करना चाहते हैं।
लेकिन मुझसे शादी वो है क्या? क्लर्क नहीं मैडम, पीए है। पीजे बन जाएंगे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कभी लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं। आज क्या है, आराधना के स्वर में व्यंग्य था। मैं किसी आबू बाबू से शादी करने के लिए नहीं जन्मी। क्षण भर चुप रहकर वो बोली, तो ये बात है। हॉल में सन्नाटा छा गया। आराधना बाहर चली गई थी। हमें लगा वो शायद गुलशन से लड़ने गई होगी, लेकिन वो महेंद्र प्रकाश के पीए के कमरे में जा बैठी थी। उसके जाने के बाद स्वामीनाथन बोला था, महेश गुलशन को बोल दो, इधर आना नहीं मांगता। जो बोलना है बाहर ही बोले, बेटर है। आराधना के माँ बाप को बोले। गुलशन के महेश ने कहा, ये किसी अन्य ने यहाँ उसे स्वयं सोचा, लेकिन उसने न केवल हमारे यहाँ आना छिड़ दिया, बल्कि आराधना के सामने पढ़ना भी छोड़ दिया। उसी ने नहीं बल्कि दूसरों ने भी अपने को समेट लिया था और पूरे विश्वविद्यालय में ये बात चर्चा का विषय बन गई थी कि आराधना सक्सेना ने गुलशन कुमार को रिजेक्ट कर दिया है, और ये कि उसका ख्वाब किसी ऊंचे पद वाले के साथ की शादी करने का है। शादी के लिए उसे पद वाला कोई आराधना को नहीं मिला, लेकिन ऊंचे पद का विचार वो कभी त्याग नहीं पाई। उन दिनों वो हवा में उड़ रही थी और उड़ते हुए वो प्रकाश के निकट पहुंच गई थी। प्रकाश जब तक उसे बुलाने लगे थे, हमने तब अनुमान लगाया था कि शायद उसके कारण ही प्रकाश के चैम्बर के दरवाजे का पर्दा हटा था, न कि हम पर नजरें रखने के लिए। आराधना की मेज प्रकाश की मेज से ठीक सामने थी और दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने आमने। लगभग 4 महीने बीतने के बाद आराधना की सीट प्रकाश के आदेश पर स्वामीनाथन के पीए के कमरे में वहां पड़े सोफे हटवाकर लगवा दी थी। अतिथियों के लिए केवल 2 कुर्सियां वहां डाल दी गई थी। अब प्रकाश के चैम्बर का दरवाजा पुनः बंद रहने लगा था और बत्ती लाल हरी होने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अब इस व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं प्रकाश संभाल ली थी। दोनों बत्तियों के स्विच उनकी मेज पर स्वामीनाथन के फिट करवा दिए थे। अब प्रकाश अपनी पीए के स्थान पर आराधना को ही चैम्बर में बुलाते थे। पीए केवल टेलीफोन सुनती थी या टाइपिंग करती थी। जब भी आराधना प्रकाश के चैम्बर में होती, बत्ती लाल रहती थी। विभाग के कर्मचारियों के कान खड़े हो चुके थे और उनकी नाकें लंबी होने लगी थी। एक दिन मैंने एक को गुलशन कुमार से कहते हुए सुना, बॉस, लगता है आप अभी भी उसकी माला जपे जा रहे हो। मैं समझ नहीं। गुलशन ने भोलेपन से अनभिज्ञता प्रकट की थी। छोड़ो भी उसके बारे में, आप क्या सोचना, किसकी बात कर रहे हो? गुलशन वास्तव में ही नहीं समझा था। अरे उसकी तो ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, आजकल भर भी रही है। भाई बुढ़ा ले उड़ा उसे। कौन बुढ़ा? किसकी बात कर रहे हो? एक ठहाका गूंजा था। जो कर्मचारी और आ गए थे। एक अन्य ने जोड़ा था, यार नीरज, तुम उसे बुढ़ा कैसे कहते हो? अभी वो 50 का नहीं हुआ, लेकिन हमारे गुलशन भाई का ताऊ तो है ही। और ताऊ के ड्राइवर ने मुझे आज बताया कि मैडम सक्सेना कल देर रात तक उसके बंगले में थी। प्रोफेसर के घर वाले भोपाल गए हैं। ड्राइवर मैडम को उसके घर छोड़ने गया था। गुलशन का चेहरा सफेद पड़ गया था। इस प्रकरण के कुछ दिनों बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ सिलेक्ट होकर बम्बई चला गया था। लंबा समय गुजर गया। प्रारंभिक 4-5 वर्ष तक मित्रों से फोन पर कभी कभी चर्चा हो जाया करती थी। आराधना के समाचार भी मिल जाते थे। प्रकाश की सलाह पर ही शायद उसने एक असिस्टेंट के विवाह किया था, जो किसी मॉनेस्ट्री में था, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन 4 महीने की सफलतापूर्वक नहीं चल पाया। तलाक हुआ। इस दौरान उसके माँ पिता की मृत्यु हो चुकी थी। एक भाई था जो अमेरिका बस चुका था। प्रकाश ने करोल बाग में उसे विश्वविद्यालय का मकान दिलवाया था, लेकिन उस मकान में वो कभी नहीं जाते थे। गुलशन अभी अविवाहित था क्योंकि वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन नहीं बन पाया था। समय तेजी से बीतता गया और 25 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रकाश कोई ऊंचा पद लेकर लंदन चले गए थे और आराधना उड़ती हुई वो उसी धरातल पर आ पड़ी थी जहां से उड़ी थी, लेकिन विलंब हो चुका था। उसके पश्चात जीवन में उदासीन और हताश व चिड़चिड़ा हो गई, सूखने लगी। इठलाने खिलखिलाने व आराधना के चेहरे पर हंसी देखे मित्रों को वर्ष बीत चुके थे।
हेलो, आपने मुझे पहचाना नहीं? चौंक कर मैंने उस पर दृष्टि टिका दी। पहचान फिर भी नहीं पाया। आप नितिन अरोड़ा है ना? जी जी, और आप? मैं राधा सक्सेना। कभी साथ उसका स्वर बेहद स्थिर था। वो आप, और आगे के शब्द मेरे गले में ही अटक गए थे। उसकी आंखों की दैन्यता मेरे अंदर उतरती चली गई थी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो जाने के लिए मुड़ गई थी और यूं चल रही थी मानो कोई जीवित कंकाल घिसटता जा रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।